दिल्ली का जंतर मंतर, एक तरफ बैरिकेड, दूसरी तरफ प्लास्टिक शीट्स, गीले कपड़े, मेकशिफ्ट टेंट्स और जमीन पर बैठे हुए स्टूडेंट्स। और इसी प्रोटेस्ट साइट पर एक 59 साल के एजुकेशन रिफॉर्मर लगभग 3 हफ्ते से खाना नहीं खा रहे हैं। उनका वजन लगभग 7.5 किलो ऑलरेडी घट चुका है। उनका कहना है कि उनकी हड्डियां अब दिखने लगी हैं, फिर भी हंगर स्ट्राइक जारी है। सवाल ये नहीं है कि सोनम वांगचुक कितने दिन बिना खाना खाए हुए रह सकते हैं। असली सवाल ये है, क्या एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अपनी ही स्टूडेंट से बात करने से पहले किसी मेडिकल इमरजेंसी का इंतजार करेगी? हेलो दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुर्शिद है और आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के उस प्रोटेस्ट की जो 20 जून 2026 से दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहा है। आज भी वो प्रोटेस्ट चालू है और लगभग 1 महीने का टाइम हो चुका है। सोनम वांगचुक ने 28 जून को इस मूवमेंट में ज्वाइन होने का फैसला लिया था और उन्होंने उसी दिन से हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दी थी। इस वीडियो में हम जानेंगे सोनम वांगचुक की हेल्थ की लेटेस्ट कंडीशन क्या है, हंगर स्ट्राइक और पीसफुल प्रोटेस्ट को लेकर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, महात्मा गांधी, भगत सिंह, पुती सिरीमालू, आयरन शर्मिला और अन्ना हजारे जैसे हंगर स्ट्राइक का रिजल्ट क्या रहा, और सबसे इम्पोर्टेंट, अगर इस प्रोटेस्ट के दौरान किसी हंगर स्ट्राइकर की जान चली जाती है तो लीगल, पॉलिटिकल और मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए। कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी के फाउंडर अभिजीत दीपके और उनके सपोर्टर्स का आरोप है कि इंडियन एग्जामिनेशन सिस्टम में बार बार सीरियस इरेगुलरिटीज सामने आने के बावजूद भी टॉप लेवल पर पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती। जब एग्जामिनेशन सिस्टम में रिपीटेड फेलियर होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जूनियर ऑफिशियल तक लिमिटेड क्यों रहे? स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, पेपर लीक हो, रिजल्ट में इरेगुलरिटीज हो, रिक्रूटमेंट डिले हो या किसी भी कैंडिडेट का कैरियर बर्बाद हो तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? सोनम वांगचुक ने कहा है कि एजुकेशन सिर्फ एक डिपार्टमेंट का इशू नहीं है। एजुकेशन डिसाइड करता है कि देश की अगली पीढ़ी कैसी होगी। जब यंग स्टूडेंट्स एजुकेशन सिस्टम के अंदर अकाउंटेबिलिटी की मांग कर रहे हैं तो वो चुप नहीं रह सकते। जब इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्स नहीं देते तो डेमोक्रेसी में पीसफुल प्रोटेस्ट ही सिटीजन्स के पास बचा हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता रह जाता है। 28 जून को सोनम वांगचुक जंतर मंतर पहुंच जाते हैं और इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू कर देते हैं। शुरुआती हेल्थ बुलेटिन में उनके ब्लड शुगर लेवल गिरकर लगभग 60 तक पहुंच गया है और ब्लड प्रेशर लो रहने की बात कही गई है। आज फास्टिंग का कम से कम 3 हफ्ते होने वाले हैं और उनका वजन कम से कम 7 से 8 किलो कम हो चुका है। सोनम वांगचुक ने कहा है कि उनका भूख कुछ हद तक स्टेबिलाइज हो गया है, लेकिन उनके शरीर पर फास्टिंग का इम्पैक्ट लगभग दिख रहा है। उन्होंने ये भी कहा है उन्हें हीरो या मॉडर्न गांधी ना बनाया जाए। उनका मैसेज था, किसी भी एक हीरो का इंतजार मत कीजिए, सिटीजन्स को खुद अपनी डेमोक्रेटिक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। 2 तरह के कमेंट्स जो बहुत आते हैं और जो मुझे बहुत चुभती हैं और दुखी करते हैं वो मैं आपको बताऊं। एक तो है कि यू आर द गांधी ऑफ 21st सेंचुरी, मॉडर्न गांधी। दूसरा, यू आर द रियल हीरो। ये दोनों बातें मुझे बहुत निराश करती हैं, क्योंकि जब आप किसी को एक पेडेस्टल पर चढ़ा के उसे हीरो बनाते हैं, उसे गांधी बनाते हैं, आप ये कह रहे हैं कि आप महान हो, हम तो बस आम लोग हैं, हमें तो ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। जबकि मैं सोचता हूँ कि मेरे अकेले के कुछ भी करने से कुछ नहीं बदलेगा। वैसे भी मैं बिल्कुल कोई गांधी नहीं हूँ, ये कहना चाहता था, न कोई हीरो हूँ। मैं आम नागरिक हूँ जिसने शायद यही फ़र्क हो कि अपने जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़ा और आगे कदम बढ़ाया उसे निभाने के लिए। यही मैं चाहता हूँ आप लोगों से भी, किसी और में हीरो न ढूंढिए, खुद अपने हीरो बनिए, अपने जिंदगी के हीरो बनिए और अपनी जिम्मेदारियां निभाइए। ये स्टेटमेंट इम्पोर्टेंट है क्योंकि वांगचुक इस मूवमेंट को सिर्फ अपनी पर्सनल हंगर स्ट्राइक नहीं बनाना चाहते, वो इससे पब्लिक अकाउंटेबिलिटी का मूवमेंट भी बनाना चाहते हैं। प्रोटेस्ट के शुरुआती दिन दिल्ली के इंटेंस गर्मी के बीच गुजरा। अब मानसून की बारिश ने कैंप की डिफिकल्टीज और बढ़ा दी है। गीले प्रोटेस्टर्स, प्लास्टिक शीट्स, टर्पलिन को लेकर पुलिस के साथ आर्गुमेंट्स के विजुअल सामने आ रहे हैं। आप लोगों में दिल है या नहीं? आप लोगों में दिल है या नहीं? आप लोगों में दिल है या नहीं? उस इंसान को धूप लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, उनको चक्कर आ रहे सर। अरे सर, उनको चक्कर आ रहे, धूप आ रही है, चक्कर आ रहे।
या नहीं सर, है। तो आप अपनी आँख से देखो ना, फिर तो है ना। वो प्लास्टिक पर आपको थूकने दिख रही है, वो प्लास्टिक पर आपको थूकने दिख रही है। आपके कैमरे में अरे हटाने से क्या मिलेगा आपको? अरे धूप दिख नहीं रही है क्या यार आपको? मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, क्या उस इंसान की जान लेकर तुम लोग आप? तो क्या कर रहे हो? क्या लगा रखा है ये? तो कैमरा यहाँ क्या कर रहा है आपका? सामने वाला जो कैमरा है वो क्या कर रहा है? क्या चारों तरफ से क्या करना है? सामने वाला कैमरा हटा दीजिए, मैं वो हटा देता हूँ। सीजेपी का आरोप है कि प्रोटेस्ट वेन्यू के पब्लिक टॉयलेट्स में वाटर सप्लाई का कनेक्शंस बार बार बंद कर दिया जाता है और सोनम वांगचुक के लिए पोर्टेबल जो टॉयलेट लाया जाता है उसकी भी परमिशन के लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। लेकिन अगर पीसफुल प्रोटेस्टर्स को ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, इमरजेंसी शेल्टर या मेडिकल एक्सेस जैसे बेसिक फैसिलिटीज से जानबूझकर वंचित किया जाता है तो ये सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी नहीं रहेगी, ये डिग्निटी, हेल्थ और फंडामेंटल राइट्स का सीरियस क्वेश्चन बन सकता है। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि उनके प्रिंसिपल डिमांड पर अब तक सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मीनिंगफुल पॉलिटिकल डायलॉग शुरू नहीं हुआ है। 4 जुलाई को अभिजीत दीपके ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को लेटर लिखकर पूछा कि गवर्नमेंट उनकी आवाज़ को कब तक इग्नोर करेगी। लेटर में एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ एक्शन और स्टूडेंट्स के कंसर्न पर इंटरवेंशन की अपील की गई है, लेकिन अब तक अवेलेबल मेजर रिपोर्ट्स में किसी भी फॉर्मल मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन के प्रोटेस्ट साइट पर पहुंचकर नेगोशिएशन करने की कन्फर्मेशन नहीं मिलती। इसी साइलेंस के बीच मूवमेंट ने अपना एक नेक्स्ट स्टेप अनाउंस कर दिया है। 20 जुलाई 2026 को, जिस दिन पार्लियामेंट का मानसून सेशन शुरू होने वाला है, सीजेपी और सोनम वांगचुक ने जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ पीसफुल मार्च का कॉल दिया है। इस अनाउंसमेंट से मूवमेंट एक नया फेज में एंटर कर रहा है। अब प्रोटेस्ट सिर्फ जंतर मंतर तक बैठने तक लिमिटेड नहीं रहेगा। प्रोटेस्टर्स अपनी डिमांड को पार्लियामेंट के दरवाजे तक ले जाना चाहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट मार्च के दिन सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शन, पुलिस परमिशन और पब्लिक ऑर्डर रूल्स का क्वेश्चन भी सामने आएगा और वही दिन डिसाइड कर सकता है कि मूवमेंट नेशनल पॉलिटिकल प्रेशर बनेगा या पुलिस बैरिकेड के अंदर कन्फाइंड रह जाएगा। अगर आप सच में चाहते हैं कि मैं जिंदा रहूं, तो फिर घर के सोफे से मुझे संदेश भेजने से थोड़ा ज्यादा आप हरकत कर सकते हैं। हम सब मिल के कुछ कर सकते हैं ताकि ये सब ना हो। और उसके लिए मैं ये सोच रहा हूँ कि सबसे सही जगह है हमारे भारत का संसद, जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं, बहस होते हैं, नीतियाँ बनती हैं। तो क्या आप तैयार हैं अगर मैं कहूँ कि 20 जुलाई को जब संसद का मॉनसून सत्र शुरू होता है तो मेरे साथ आप लोग भी जंतर मंतर से संसद तक एक शांतिपूर्ण मार्च करें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत कुछ बदल सकता है। इसके लिए आपको दिल्ली आना होगा और मेरे साथ इस शांतिपूर्ण मार्च में जुड़ना होगा। प्रोटेस्टर्स का कहना है कि वो पीसफुली बैठे हुए हैं और वो आगे कहते हैं कि जब तक उनकी हेल्थ उनको सपोर्ट करेगी वो मूवमेंट कंटिन्यू करेंगे। सोनम वांगचुक ने भी इंडिकेट किया है कि वो गवर्नमेंट एक्शन के बिना हंगर स्ट्राइक एंड नहीं करना चाहते हैं, लेकिन हंगर स्ट्राइक में एक डेंजरस कॉन्ट्राडिक्शन आता है दोस्तों। जितना ज़्यादा दिन फास्टिंग चलता है उतना ही प्रोटेस्टर्स का मोरल, साथ ही साथ उस प्रोटेस्टर्स की नेगोशिएशन करने, चलने, बोलने और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने की फिजिकल कैपेसिटी जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। एक स्टेज के बाद पॉलिटिकल प्रोटेस्ट मेडिकल इमरजेंसी में बदल सकता है और मेडिकल इमरजेंसी के बाद एडमिनिस्ट्रेशन के पास इंटरवेंशन, हॉस्पिटलाइजेशन या फोर्स फीडिंग जैसा डिफिकल्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो दोस्तों, इस वक्त सरकार के सामने ब्रॉडली 4 पॉसिबल ऑप्शन दिखता है। सबसे पहला, एक डेलीगेशन भेजकर प्रोटेस्टर्स से फॉर्मल डिस्कशन शुरू किया जाए। डिस्कशन का मतलब डिमांड एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं होता, लेकिन डेमोक्रेसी में डायलॉग मिनिमम एक्सपेक्टेशन होता है। दूसरा, सरकार एक रिटन एश्योरेंस दे सकती है। एग्जामिनेशन इरेगुलरिटीज और अकाउंटेबिलिटी के क्वेश्चन पर टाइम बाउंड इंक्वायरीज या पार्लियामेंट्री डिस्कशन होगा। तीसरा,
सरकार प्रोटेस्टर्स को इग्नोर कर सकती है और ये एज्यूम कर सकती है कि समय के साथ साथ क्राउड और पब्लिक इंटरेस्ट कम हो जाएगा। और चौथा, हेल्थ इमरजेंसी के नाम पर प्रोटेस्टर्स को साइट से रिमूव करा जा सकता है और अस्पताल में एडमिट कराया जा सकता है। लेकिन हर ऑप्शन का पॉलिटिकल कॉस्ट भी है दोस्तों। डायलॉग हुआ तो प्रोटेस्टर्स को लगेगा और वो कहेंगे कि प्रेशर काम कर गया है। डायलॉग नहीं हुआ तो सरकार पर इनसेंसिटिव होने का आरोप लग सकता है। और अगर फोर्सफुल रिमूवल हुआ तो मूवमेंट को और पब्लिसिटी मिल सकता है। और अगर किसी हंगर स्ट्राइक की कंडीशन इरिवर्सिबल स्टेज तक पहुंच जाती है तो सिचुएशन सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं रहेगी, वो नेशनल पॉलिटिकल क्राइसिस बन सकता है। अब सवाल ये है, क्या हंगर स्ट्राइक सिर्फ खाना छोड़ देने का नाम है या ये सिर्फ डेमोक्रेसी का सबसे पावरफुल नॉन वायलेंट प्रेशर मैकेनिज्म है? आज सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं, लेकिन हिस्ट्री बताती है दोस्तों, इंडिया में हंगर स्ट्राइक की जो परंपरा है वो आज की नहीं है। इसने ब्रिटिश एम्पायर को भी चैलेंज किया है, इंडिपेंडेंट इंडिया की गवर्नमेंट को भी झुकाया है। कभी गवर्नमेंट ने डिमांड मानी है, कभी प्रोटेस्टर्स की जान भी गई है और कभी सालों तक फास्ट और प्रोटेस्ट चलता रहा, डिमांड पूरी नहीं हुई। लेकिन किसी भी हंगर स्ट्राइक को समझने के लिए हमें हिस्ट्री को समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों, महात्मा गांधी से पहले भी फास्टिंग हुई है, रिलीजियस फास्टिंग, पर्सनल फास्टिंग, स्पिरिचुअल फास्टिंग। लेकिन महात्मा गांधी ने फास्टिंग को एक पॉलिटिकल और मॉरल वेपन बना दिया है। उनका मानना था वायलेंस से सरकार को डराया जा सकता है, लेकिन नॉन वायलेंस से उसकी मॉरल लेजिटिमेसी को चैलेंज किया जा सकता है। और इसी फिलोसॉफी को उन्होंने नाम दिया सत्याग्रह। और ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लोग अक्सर समझते हैं महात्मा गांधी हर बार ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ ही फास्टिंग करते थे। ये पूरी तरह से सच नहीं है दोस्तों। कभी वो अपने ही सपोर्टर्स को डिसिप्लिन में लाने के लिए फास्ट करते थे, कभी कम्युनल वायलेंस के खिलाफ वो फास्टिंग करते थे, कभी हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए भी वो फास्ट करते थे और कभी अनटचेबिलिटी को ख़त्म करने के लिए भी वो फास्टिंग करते थे। अब एक दूसरा एग्जाम्पल, भगत सिंह 1929 लाहौर जेल। भगत सिंह और उनके साथियों ने जेल के अंदर ही हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया था। उनका डिमांड था पॉलिटिकल प्रिजनर को ऑर्डिनरी क्रिमिनल की तरह ट्रीट ना किया जाए, इंडियन और यूरोपियन प्रिजनर्स के बीच डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया जाए, जेल में बेटर फूड, बेटर बुक्स, न्यूज़पेपर्स, बेसिक डिग्निटी ये सब होनी चाहिए। ये फास्ट लगभग 2 महीने से ज्यादा चला और इस हंगर स्ट्राइक के दौरान जतिन दास ने 63 दिन के बाद अपनी जान गंवा दिया था। भगत सिंह की पॉपुलैरिटी भी इसी मूवमेंट के बाद बहुत बढ़ी। यहाँ एक इम्पोर्टेंट लेसन मिलता है दोस्तों, कभी कभी हंगर स्ट्राइक डिमांड से ज्यादा पब्लिक ओपिनियन को बदल सकता है और वहीं उसकी सबसे बड़ी पॉलिटिकल विक्ट्री बन जाती है। लेकिन दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं ब्रिटिश तो चले गए, अब हंगर स्ट्राइक की क्या जरूरत है। लेकिन हिस्ट्री कुछ और कहता है। इंडिपेंडेंट इंडिया में भी हंगर स्ट्राइक बार बार हुआ है और कुछ ने तो देश की पॉलिटिकल काया ही बदल दी है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल पुत्ती श्रीरामुलु। 1952 में इनका डिमांड था कि तेलुगु स्पीकिंग लोगों के लिए अलग आंध्र स्टेट बनाया जाए। पुत्ती श्रीरामुलु ने इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक स्टार्ट कर दिया। सरकार ने पहले तो इनको नजरअंदाज किया, ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी। फास्टिंग काफी लंबा टाइम चलता रहा और 58 दिन गुजर जाने के बाद 15 दिसंबर 1952 में उनका डेथ हो जाता है। उनकी डेथ के बाद पूरे आंध्र प्रदेश रीजन में मैसिव प्रोटेस्ट शुरू हो जाता है। पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने अलग आंध्र प्रदेश स्टेट बनाने का फैसला लिया और बाद में इसी प्रोसेस ने स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन और लिंग्विस्टिक स्टेट को नया मॉडल की राह खोल दिया। हिस्ट्री का ये एग्जाम्पल एक बात दिखाती है दोस्तों, कभी कभी हंगर स्ट्राइक खुद सक्सेसफुल नहीं होता, लेकिन हंगर स्ट्राइक के डेथ पॉलिटिकल इक्वेशन को पूरी तरीके से बदल सकता है। अब और एक एग्जाम्पल देखते हैं, इरोम शर्मिला। साल 2000 मणिपुर में मालूम इंसिडेंट के बाद उन्होंने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट आसफा को रिपील करने के डिमांड को लेकर फास्टिंग शुरू किया। उन्हें बार बार अरेस्ट किया गया, नोसाजेस्ट्रिक ट्यूब के थ्रू फोर्स फीडिंग कराई गई।
ये मूवमेंट लगभग 16 साल तक चलता रहा और ये दुनिया का सबसे लंबा हंगर स्ट्राइक में से एक मानी गई। लेकिन जब उन्होंने 2016 में फास्ट खत्म किया, अपने फास्ट को ब्रेक किया, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट रिपील नहीं हुआ था। यानी मोरल विक्ट्री और पॉलिसी विक्ट्री हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी कभी मूवमेंट सोसाइटी को बदल देता है, कभी सिर्फ डिबेट को, और कभी लॉ बिल्कुल नहीं बदलता। अगर हम महात्मा गांधी, भगत सिंह, पुत्ती श्रीरामुलु और इरम शर्मिला को एक साथ देखेंगे तो एक पैटर्न सामने आता है दोस्तों। हंगर स्ट्राइक की सक्सेस सिर्फ प्रोटेस्टर्स की विल पावर से डिसाइड नहीं होता, उसके पीछे 5 फैक्टर्स काम करता है। सबसे पहला, पब्लिक सपोर्ट कितना है। दूसरा, मीडिया कितना कवर कर रहा है आपके प्रोटेस्ट को। तीसरा, गवर्नमेंट डायलॉग के लिए तैयार है या गवर्नमेंट तैयार नहीं है। चौथा, डिमांड प्रैक्टिकल और पॉलिटिकली एक्सेप्टेबल है या नहीं है। और पांचवा, क्या मूवमेंट पीसफुल डिसिप्लिन मेंटेन कर पा रहा है। इसीलिए हर हंगर स्ट्राइक का रिजल्ट अलग होता है। कहीं हंगर स्ट्राइक 3 दिन में सक्सेसफुल हो जाता है, कहीं बार 2 महीने के बाद ट्रेजेडी में बदल जाता है, और कहीं बार 16 साल चलने के बाद भी अपना ऑब्जेक्टिव को हासिल नहीं कर पाती। अब कुछ सवाल दोस्तों। सबसे पहला, क्या इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हंगर स्ट्राइक करना लीगल है। दूसरा, क्या गवर्नमेंट किसी को भी जबरदस्ती उठा सकती है। तीसरा, क्या पुलिस प्रोटेस्ट खत्म कर सकती है। और अगर किसी हंगर स्ट्राइकर की डेथ हो जाए तो कानून क्या कहता है। दोस्तों, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 19(1)(a) हर सिटीजन को फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का हक देता है। आर्टिकल 19(1)(b) पीसफुल असेंबली का राइट देता है। यानी अगर सिटीजन पीसफुली अपनी बात रखना चाहते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहते हैं या अकाउंटेबिलिटी मांगना चाहते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन ये सिर्फ आधी बात है दोस्तों, क्योंकि ये राइट एब्सोल्यूट नहीं है। फिर अगला आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 19(2) और आर्टिकल 19(3) गवर्नमेंट को पावर देता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी और डिसेंसी और दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल ग्राउंड्स पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। इसका मतलब आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रोड परमानेंटली ब्लॉक नहीं कर सकते, वायलेंस नहीं कर सकते, पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज नहीं कर सकते, और दूसरे सिटीजन्स के राइट को कंप्लीटली इग्नोर भी नहीं कर सकते। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेस्टर्स को प्रोटेस्ट करने देता है, उनके राइट को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन प्रोटेस्ट और पब्लिक ऑर्डर के बीच बैलेंस भी मेंटेन करता है। दोस्तों, 2012 में रामलीला मैदान इंसिडेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। कोर्ट ने कहा, पीसफुल प्रोटेस्ट डेमोक्रेसी का एक बेसिक फीचर है। गवर्नमेंट का ड्यूटी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना नहीं है, बल्कि सिटीजन्स के पीसफुल प्रोटेस्ट के राइट को भी रेस्पेक्ट करना है। लेकिन कोर्ट ने यह भी कहा है, पुलिस तभी एक्शन ले सकती है जब पब्लिक ऑर्डर को रियल थ्रेट हो, रियल खतरा हो। सिर्फ इमेजिनरी या सोचने से नहीं होगा। स्पेकुलेशन के बेसिस पर प्रोटेस्ट को खत्म नहीं किया जा सकता। इस जजमेंट का मतलब बहुत सिंपल है। डेमोक्रेसी में डिसएग्रीमेंट प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों, वायलेंस प्रॉब्लम है। पीसफुल प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल है, वायलेंट प्रोटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन को खो देता है। अब एक दूसरा इंपॉर्टेंट जजमेंट देखते हैं। 2018 में मजदूर किसान शक्ति संगठन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये केस भी जंतर मंतर से ही जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन था दोस्तों, क्या दिल्ली में प्रोटेस्ट कंप्लीटली बैन कर दिया जाएगा। डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट करने की जगह होनी चाहिए, लेकिन प्रोटेस्ट को रेगुलेट भी किया जा सकता है ताकि नियर बाई रेसिडेंट, ऑफिसेस और पब्लिक लाइफ कंप्लीटली डिस्टर्ब ना हो। यानी कोर्ट ने ना प्रोटेस्ट को बैन किया है और ना ही अनलिमिटेड फ्रीडम दे रखा है। कोर्ट ने बैलेंस की बात कही है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर कोई हंगर स्ट्राइक पर बैठा हो तो पुलिस क्या कर सकती है। यहाँ लोगों को सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। कहीं लोग कहते हैं पुलिस कुछ नहीं कर सकती, ये गलत है। कुछ लोग कहते हैं पुलिस जब चाहती है उनको उठा सकती है, ये भी पूरी तरीके से सही नहीं है। रियलिटी कहीं ना कहीं बीच में है दोस्तों। अगर प्रोटेस्ट पीसफुल है, परमिशन के कंडीशंस को फॉलो किया जा रहा है और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन किया जा रहा है, तो जनरली
अथॉरिटी प्रोटेस्ट को कंटिन्यू होने देती है। लेकिन अगर इंटेलिजेंस इनपुट मिलता है कि वायलेंस का खतरा है, सीरियस लॉ एंड ऑर्डर इशू है या मेडिकल इमरजेंसी का खतरा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इंटरवीन कर सकती है। हर केस के फैक्ट अलग अलग होते हैं, इसलिए हर प्रोटेस्ट का लीगल रिस्पॉन्स भी अलग अलग होना चाहिए। यहाँ आर्टिकल 21 सामने आता है दोस्तों। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने कई जजमेंट में कहा है कि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ लॉ को मेंटेन करना नहीं है, बल्कि लाइफ को प्रोटेक्ट करना भी है। और इसी वजह से अगर डॉक्टर्स कंक्लूड करते हैं कि किसी भी हंगर स्ट्राइकर की जान को इमीडिएट खतरा है, तो एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकल इंटरवेंशन की डिसीजन ले सकती है। कई बार प्रोटेस्टर्स वॉलंटरीली हॉस्पिटल जाते हैं और कई बार रिफ्यूज भी करते हैं, और कई बार पुलिस मेडिकल एडवाइस के बेसिस पर हॉस्पिटल शिफ्ट करती है। हर सिचुएशन फैक्ट पर डिपेंड करता है और अलग अलग होता है। अब दोस्तों देखते हैं, क्या फोर्स फीडिंग कराया जा सकता है? क्या ये लीगल है? ये बहुत कंट्रोवर्शियल इशू है। इंडियन लॉ में ऐसा कहीं सिंपल रूल नहीं है जो हर सिचुएशन में कहे फोर्स फीडिंग हमेशा लीगल है या फोर्स फीडिंग हमेशा इलीगल है। डिसीजन डिपेंड करता है मेडिकल कंडीशन के ऊपर, मेंटल कैपेसिटी के ऊपर, कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर और स्पेसिफिक सर्कमस्टेंसेस के ऊपर। इंडिया में अलग अलग हंगर स्ट्राइक के दौरान अथॉरिटीज ने नासोगास्ट्रिक ट्यूब के थ्रू फीडिंग भी कराई है, जैसे इरम शर्मिला के केस में हुआ। लेकिन हर केस ऑटोमेटिकली उसी तरह हैंडल किया जाए, ऐसा कानून अभी तक आया ही नहीं है। अगर किसी हंगर स्ट्राइक के दौरान किसी स्ट्राइकर की डेथ हो जाए, फिर क्या होगा? ये सबसे सेंसिटिव सवाल है और इसका सीधा जवाब देना बहुत मुश्किल है। सिर्फ हंगर स्ट्राइक के दौरान डेथ हो जाने से ऑटोमेटिकली सरकार क्रिमिनली लायबल नहीं हो जाती, वैसे ही ऑटोमेटिकली प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर भी लायबल नहीं होते। इन्वेस्टिगेशन देखती है कि मेडिकल ट्रीटमेंट सही से मिला हुआ है, किसी ने नेग्लिजेंस तो नहीं की है, किसी इलीगल एक्ट का एविडेंस सामने तो नहीं आया है, और ये सब चीज कोर्ट फैक्ट के बेसिस पर डिसाइड करता है। इसलिए ये कहना कि डेथ हुई तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है या गवर्नमेंट की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी, दोनों स्टेटमेंट लीगली गलत है। हर केस एविडेंस पर डिसाइड होता है और हर केस अलग अलग होता है। तो दोस्तों, यहाँ पॉलिटिकल और लॉ एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। कभी कभी सरकार लीगल प्रेशर के वजह से नहीं, पॉलिटिकल प्रेशर के वजह से नेगोशिएशन करती है। जो प्रोटेस्ट लंबा चलता है, मीडिया कवरेज बढ़ता है, पब्लिक सिंपैथी ग्रो करती है, ओपोजिशन का दबाव सरकार के ऊपर बढ़ जाता है और ओपोजिशन इस इश्यू को हर जगह उठाती है, पार्लियामेंट पे, सड़क पे, मीडिया पे, तब सरकार अक्सर डायलॉग चूज करती है। डायलॉग का मतलब सरेंडर नहीं होता और प्रोटेस्ट का मतलब विक्ट्री भी नहीं होता। डायलॉग डेमोक्रेसी का नॉर्मल एक मैकेनिज्म है जो हर डेमोक्रेसी में होना बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, आज जब सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेके कंसर्न बहुत बढ़ चुका है और पार्लियामेंट का मानसून सत्र जो है वो बहुत नजदीक आ चुका है, तो सरकार के पास ब्रॉडली 3 रास्ते दिखते हैं। सबसे पहला, सरकार उनके साथ फॉर्मल टॉक्स करे। दूसरा, स्टेटस को मेंटेन करे, जैसा है वैसे ही रहने दे, इनको नजरअंदाज करे। और तीसरा, अगर मेडिकल इमरजेंसी आया तो सरकार को हेल्थ बेस्ड इंटरवेंशन करना होगा। कौन सा रास्ता चूज होगा ये आने वाले कुछ दिन ही डिसाइड करेगी। अब कुछ आखिरी सवाल बचता है दोस्तों, हिस्ट्री क्या कहता है? क्या गवर्नमेंट कभी पब्लिक प्रेशर के सामने झुकी है? अन्ना हजारे का मूवमेंट कैसे सक्सेसफुल हुआ? फार्मर्स प्रोटेस्ट के बाद 3 कानून कैसे वापस लिए गए? एमजे अकबर ने रेजिग्नेशन क्यों दिया? और सोनम वांगचुक के इस मूवमेंट का फ्यूचर क्या हो सकता है? साल था 2011, जगाती दिल्ली। अन्ना हजारे ने जन लोकपाल की डिमांड को लेकर इंडेफिनिट फास्टिंग शुरू किया। शुरुआत में बहुत लोगों को लगा कि ये भी कुछ दिन के प्रोटेस्ट होंगे, लेकिन धीरे धीरे पूरा देश इससे जुड़ने लगा। स्टूडेंट्स आए, प्रोफेशनल्स आए, रिटायर्ड लोग आए, सोशल मीडिया ने मूवमेंट को नेशनल डिस्कशन बना दिया। टेलीविजन चैनल्स ने इसको लगातार कवरेज दिया। पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ा कि सरकार को रिप्रेजेंटेटिव के साथ बैठकर बात करनी पड़ी। बाद में पार्लियामेंट ने लोकपाल के मुद्दे पर रेजोल्यूशन पर चर्चा किया और कुछ सालों के बाद लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट
लागू हुआ। ये कहना सही नहीं होगा कि अन्ना हजारे की हर डिमांड पूरी हो गई, लेकिन हाँ, ये कहना बिल्कुल सही होगा कि उनकी मूवमेंट ने करप्शन के मुद्दे को नेशनल पॉलिटिक्स का एजेंडा बना दिया है। यहाँ से पहला लेसन मिलता है, कभी कभी प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा रिजल्ट तुरंत लॉ नहीं बनता, बल्कि पब्लिक ओपिनियन का बदलना भी होता है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, किसान आंदोलन 2020। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 3 नए एग्रीकल्चरल लॉ पास किए। कई सारे फार्मर ऑर्गेनाइजेशन ने इस कानून का जबरदस्त विरोध किया। दिल्ली के बॉर्डर पर महीनों तक वो पीसफुली प्रोटेस्ट करते रहे। नेगोशिएशन का कई राउंड्स चला, कुछ मीटिंग सक्सेसफुल हुए, मूवमेंट्स लंबी चली और आखिरकार नवंबर 2021 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने नेशन को एड्रेस करते हुए तीनों फार्म्स लॉज को वापस लेने का फैसला लिया और उसको अनाउंस किया। यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों, गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि लॉज अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, लेकिन गवर्नमेंट ने ये माना कि कॉन्सेंसस नहीं बन पाया। डेमोक्रेसी में कभी कभी पॉलिटिकल डिसीजन लीगल डिसीजन से अलग होता है। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं, एमजे अकबर का रेजिग्नेशन। 2018 में मी टू मूवमेंट के दौरान मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स एमजे अकबर पर कई महिला जर्नलिस्ट ने संगीन आरोप लगाए। उन्होंने एलिगेशन को डिनाई किया, लेकिन कंट्रोवर्सी बढ़ती गई, पब्लिक डिस्कशन तेज हुआ और इसके बाद एमजे अकबर ने अपने पोस्ट से रेजिग्नेशन दे दिया। इस एग्जाम्पल का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक कैंपेन रेजिग्नेशन तक पहुंच सकता है, बल्कि ये दिखाता है कि कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर और पब्लिक परसेप्शन भी बड़े डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। हर रेजिग्नेशन का कॉन्टेक्स्ट अलग होता है। तो दोस्तों, आज के डेट में इस मूवमेंट के सामने कुछ बड़े सवाल हैं। सबसे पहला, क्या पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ेगी या मूवमेंट सिर्फ जंतर मंतर तक सीमित रह जाएगी? दूसरा, क्या सरकार ऑफिशियल डायलॉग शुरू करेगी या करंट पोजीशन को मेंटेन करेगी, मतलब स्टेटस को मेंटेन करेगी? तीसरा, क्या सोनम वांगचुक की हेल्थ नेगोशिएशन को एक्सेलरेट करेगी या मेडिकल इंटरवेंशन की सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी? चौथा, क्या पार्लियामेंट के मानसून सेशन के दौरान ये इशू नेशनल पॉलिटिक्स का डिबेट बन सकता है या दूसरी नेशनल डेवलपमेंट्स इस इशू को मीडिया कवरेज से बाहर कर देगी? ये सभी सवाल अभी खुले हुए हैं। तो दोस्तों, आज के फैक्ट्स को देखते हुए कुछ रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहला पॉसिबिलिटी, सरकार किसी स्टेज पर डायलॉग शुरू कर सकती है। डायलॉग का मतलब डिमांड एक्सेप्ट करना जरूरी नहीं है, लेकिन बातचीत टेंशन को कम कर सकता है। दूसरी पॉसिबिलिटी, मूवमेंट काफी लंबा चल सकता है, पब्लिक सपोर्ट बढ़े या घटे और गवर्नमेंट अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन पर बनी रहे। तीसरा पॉसिबिलिटी, हेल्थ कंसर्न के चलते हुए मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत पड़े। इस सिचुएशन में डॉक्टर्स और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों के रूल इंपॉर्टेंट हो जाती है। चौथी पॉसिबिलिटी, इशू पार्लियामेंट, कोर्ट या किसी इंक्वायरी मैकेनिज्म के जरिए आगे बढ़े। इनमें से कौन सा सिनेरियो होगा, इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। आज जंतर मंतर पर बैठे हुए स्टूडेंट्स सिर्फ एक मिनिस्टर के रेजिग्नेशन की डिमांड नहीं कर रहे हैं, वो अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ सरकार के पास भी अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। अब देखना यह है, क्या आने वाले दिनों में दोनों तरफ से डायलॉग की शुरुआत होती है या हिस्ट्री एक लंबी कॉन्फ्रंटेशन लिखने वाली है? एक बात जरूर याद रखिए दोस्तों, लोकतंत्र में किसी भी इशू पर अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन फैक्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशन और पीसफुल डायलॉग ही वो बुनियाद है जिस पर एक मजबूत डेमोक्रेसी टिकी हुई है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री इंफॉर्मेटिव लगे तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, जिसका लिंक मैंने नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दिया है। जय हिंद दोस्तों।